पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे साफ पता चलता है कि केवल भीख मांगने से आतंकिस्तान नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ ने खुद कबूला है कि उन्हें दूसरे देशों से पैसे मांगने में शर्म आती है। अब क्या है इस बयान के मायने और क्या कहना चाहते हैं शराफ के शरीफ, आज समझेंगे इसे। और इधर हमारे सैनिक दिन रात एक करके देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं ताकि हम सुख चैन से रह सकें। वहीं देश के कुछ गद्दार दुश्मनों से मिलकर भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी साझा कर रहे हैं। जी हां, एक ऐसे ही जासूस की कर्म कुंडली खोलेंगे आज, जो पैसों के लालच में देश के साथ गद्दारी कर बैठे। और इसके अलावा महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। उन्होंने आज शाम पद और गोपनीयता की शपथ ली है। राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। तो सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की राजनीति में कितना मायने रखती हैं, और अगर शरद पवार की पार्टी का विलय भतीजे अजीत पवार की पार्टी के साथ हो जाता तो पवार की पावर कितने गुना बढ़ जाती। एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पाकिस्तान से इस वक्त एक बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार खुले मंच से यह स्वीकार किया है कि विदेशी कर्ज मांगने के लिए उन्हें दुनिया भर में घूमना पड़ रहा है और ये उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बन चुका है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इस्लामाबाद में कारोबारी नेताओं को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि देश की बदहाल आर्थिक स्थिति ने उन्हें बार बार विदेशी दौरों पर जाने के लिए मजबूर किया। जब वे और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर विदेशों में पैसे मांगने जाते हैं तो उन्हें आत्मसम्मान पर बोझ महसूस होता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कर्ज लेना हमारे लिए शर्म की बात है। कई बार हमें समझौते करने पड़ते हैं और कई बार हम उनकी शर्तों को ना तक नहीं कह पाते। प्रधानमंत्री ने आखिरकार मान ही लिया कि कर्ज का बढ़ता बोझ अब पाकिस्तान की इज्जत पर भारी पड़ रहा है और देश को वैकल्पिक आर्थिक रास्ते तलाशने की जरूरत है। ये बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान IMF से नई मदद लेने और पुराने कर्ज को रोल ओवर कराने की कोशिश कर रहा है। शहबाज शरीफ ने चीन को पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त बताया और कहा कि सऊदी अरब, UAE और कतर ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इन्हीं देशों के मदद के सहारे चल रही है, जो विदेशी मुद्रा भंडार और भुगतान संतुलन को संभालने में मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन पर पर्याप्त काम नहीं हुआ। मौजूदा हालात में 80 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी दर 7% से ऊपर उठ चुकी है और आंकड़े बताते हैं कि 2018 में जहां 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, अब ये आंकड़ा 45% तक पहुंच गया है। पाकिस्तान पर कुल सरकारी कर्ज मार्च 2025 तक 96,000 अरब रुपए से ज्यादा हो गया है, जो पिछले 4 सालों में लगभग दुगना हो चुका है। डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान बार बार IMF और चीन पर निर्भर हो रहा है। चीन ने पाकिस्तान में $60 अरब से ज्यादा का निवेश किया है, जबकि सऊदी अरब, UAE और कतर ने अरबों डॉलर की आर्थिक मदद और निवेश के वादे किए हैं। इन सभी देशों की मदद से ही इस वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किसी तरह सांस ले पा रही है। पाकिस्तान का ज्यादा से ज्यादा पैसा आतंकवाद को पोषित करने में जाता है, तो विकास होगा कैसे? ये तो पाकिस्तान में सरकारों को सोचना पड़ेगा कि भीख मांगकर आखिर कब तक जनता का पेट भरते रहेंगे। राजस्थान से देश की सुरक्षा को लेकर एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 1.5 साल से भारतीय सेना की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भेज रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पोखरण के सांकड़ा निवासी के तौर पर हुई। 28 साल के झबरा राम ने पैसों के लालच में देश से गद्दारी की है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने उसे 30 जनवरी को जैसलमेर से पकड़ा। जांच में सामने आया है कि झबरा राम
सोशल मीडिया के जरिए लगातार आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में था और भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था। इंटेलिजेंस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के मोबाइल फोन से आईएसआई हैंडलर्स के साथ हुई चैट, निर्देश और पैसों के लेन देन से जुड़े डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं। पूछताछ में खुलासा भी हुआ है कि उसे हनी ट्रैप और पैसों के लालच में फंसाया गया था। करीब 19 महीनों तक झबरा राम सीमावर्ती इलाकों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजता रहा। आईएसआई हैंडलर्स उसे अलग अलग टास्क देते थे, जिनमें भारतीय सेना की लोकेशन, उनके मूवमेंट की जानकारी शामिल होती थी। हर टास्क के बदले उसे 5 से 10 हजार रुपए तक का भुगतान किया जाता था। जांच में उसके बैंक खाते में कई बार रकम ट्रांसफर होने के सबूत भी मिले हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि आरोपी ने अपने नाम से जारी सिम कार्ड का ओटीपी पाकिस्तानी हैंडलर्स को देकर व्हाट्सएप एक्टिवेट करवाया, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को आशंका है कि पूछताछ में इस जासूसी नेटवर्क से जुड़े और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में साल 2023 को अगर किसी एक घटना के लिए याद किया जाएगा तो वो है पवार परिवार का टूटकर बिखर जाना। यही वो साल था जब अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, पार्टी का चुनाव चिन्ह अपने पास रखा और महाविकास अघाड़ी को छोड़कर एनडीए की महायुति सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार तब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन उन्हें साफ दिख रहा था कि बिना एनडीए के महाराष्ट्र की सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है। जुलाई 2023 में उन्होंने 40 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये वही दिन था जिसे शरद पवार आज भी नहीं भूल पाए, क्योंकि उसी दिन एनसीपी 2 टुकड़ों में बंट गई। लेकिन सियासत यहीं नहीं रुकी। 2024 के चुनावों के बाद अजीत पवार एक बार फिर ताकतवर नेता के रूप में बनकर उभरे। कहा जा रहा है कि अपनी मौत से कुछ समय पहले उन्होंने अपनी गलती मानी और एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की वकालत करने लगे। एनसीपी नेता जयंत पाटिल के मुताबिक अजीत पवार लगातार कहते थे कि उनके सभी विधायक साथ आने को तैयार हैं और पार्टी का एक होना ही सही रास्ता है। इसी बीच सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने की कहानी, पार्थ पवार की शरद पवार से मुलाकात और विलय की चर्चाओं ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया। हालांकि शरद पवार ने साफ किया है कि एनडीए में जाने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन एनसीपी के एक होने की संभावना से उन्होंने इनकार नहीं किया। अब सवाल यह है कि अगर एनसीपी एक हो गई तो तस्वीर कैसी होगी। केंद्र में एनसीपी के पास 9 लोकसभा और 5 राज्यसभा सांसद होंगे, जिससे एनडीए की ताकत बढ़ सकती है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 51 विधायक हो जाएंगे और महाविकास अघाड़ी और कमजोर पड़ सकती है। यानी फैसला अब शरद पवार के हाथों में है कि क्या वे पार्टी को फिर से एक करेंगे या महाराष्ट्र की सियासत में ये खाई और गहरी होगी। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।